हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस क्लास में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अब से पहली क्लास में हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे देख लेना। और याद रहे, हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो अंकित भाटी सर की आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल संबंधित जो बुक उन्होंने लॉन्च की थी, उसकी पूरी समरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको कम समय में ज़्यादा लाभ पहुंचाना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? दुर्लभ मुद्रा कौन सी नहीं है? तो वो है कुवैती दिनार। दुर्लभ मुद्रा वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक हो और पूर्ति उसकी कम हो, तो वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होती है। मुद्रा इसकी कुवैती दिनार है और महाद्वीप में, ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है वित्तीय सहायता? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के पश्चात की गई थी। उसके पश्चात आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि 25वें हैं। वस्तु का वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो वर्ष 1999 में लागू हुआ था। वस्तु का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ। इसी को जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। यह टैग उस स्थान को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। सर्वप्रथम यह टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर का पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसका अर्थ होता है वैधानिक तरलता अनुपात। यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर ऋण जारी करने के लिए पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। सामान्यतः दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी मुद्रा विनिमय दर अथवा विनिमय दर कहा जाता है। वास्तव में जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। अर्थात वह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो वो क्या कहलाती है? वो अवमूल्यन कहलाती है। अवमूल्यन होता है जब किसी देश की द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, तो उसे अवमूल्यन कहलाते हैं। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनडीपी का पूर्ण रूप होता है नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसका असली नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनें और पूंजी के ह्रास को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस बात का कहने का मतलब है, अगर हम जीडीपी में से लॉस का मतलब जो भी हमारी घिसावट हुई मशीनों की या कोई भी पूंजी का खर्चा हुआ उस सब को हटा दिया जाता है तो एनडीपी बचता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सह अस्तित्व में है और देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ उठाता है। बाजार की अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था है।
यह सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रिया शक्ति समानता के अनुसार ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो। वित्त आयोग संवैधानिक रूप से एक अनिवार्य निकाय है जो राजकोषीय संघवाद के केंद्र में है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना होती है। प्रथम वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य से क्या समझते हैं? वाक्य क्या समझते हैं? तो उसे ही हम सतत विकास कहते हैं। भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाली प्रगति है क्या? सतत विकास। निम्नलिखित में से कौन सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री शिव सुब्रमण्यम रामन हैं। यदि सरकार अपने बॉन्ड्स को खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, जिसे पूर्ण परिपक्व राशि पर, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाती है? तो वो संचालित मुद्रा कहलाती है सस्ती मुद्रा। सस्ती मुद्रा का अर्थ कम ब्याज दर होता है। सस्ती मुद्रा नीति RBI की वह मौद्रिक नीति है जिसमें ऋण और अग्रिम कम ब्याज दर अधिक आसान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? तो ऐसा पर्यटन विभाग अदृश्य निर्यात को यह सृजित करता है। अदृश्य निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वह हिस्सा है जिसमें माल या स्पर्श योग्य वस्तु का हस्तांतरण शामिल है। अदृश्य निर्यात का अदृश्य व्यापार के रूप में भी जाना जाता है, जो मूल रूप से व्यक्ति में अपने कौशल और ज्ञान से जुड़ा होता है। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य इसका व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। उद्योग आधार मेमोरेंडम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप अपने उद्योग का पंजीकरण सिर्फ एक पेज फॉर्म भरकर करवा सकते हैं। इस योजना को भारत के MSME विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। वस्तु एवं सेवा कर GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अंतरराज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत GST लगाया जाता है, ये एकदम सही है। विशेष महत्व की घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है, ये गलत है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्य को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, ये भी सही था। GST बैट विधि द्वारा एकत्र किया जाता है, ये भी सही है। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर लागू एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। वर्ष 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने संविधान के 101वें संशोधन को अपनाते हुए वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। GST ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वर्तमान विभिन्न करों को समाप्त कर दिया। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और अतिरिक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। भारत में बैंकों की कार्यप्रणाली बैंकिंग अधिनियम 1949 द्वारा विनियमित की जाती है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 12 है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारत में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने की थी। पीसी महालनोबिस को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के रूप में भी जाना जाता है। महालनोबिस की इंडियन प्लानिंग मतलब कि योजना आयोग। महालनोबिस की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने का केंद्रित था। भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ही खाद्यान्न करती है। भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो 1981 और 82 के मध्य। भारत ने वित्त वर्ष 1981-82 में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आईएमएफ की व्यवस्था की शुरुआत दिनांक 9 नवंबर 1981 थी और समाप्ति का दिनांक 1 मई 1984 था। भारत ने विशेष आहार अधिकार एसडीआर 3.9 बिलियन उधार लिया था। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो वो बाजरा से तेल नहीं निकलता। बाजरे को स्थूल अनाज भी कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही मतलब है एमवीपी का मतलब अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यह भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया तथा इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2016 में किया गया। भारत की भीम यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम देश भूटान है। ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ एक रिटायरमेंट प्लान है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मैनेज करता है। ईपीएफ योजना में कर्मचारी और उसका नियोक्ता कंपनी में प्रयुक्त महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है। कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के लिए जाता है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जिसे गार बोलते हैं, का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार भारत में एक टैक्स विरोधी कानून है जो 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ था। गार करों की चोरी और काले धन की रोकथाम के लिए बनाया गया एक प्रमुख कानून था। गार को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह था कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे वह भारत में तय नियमों के अनुसार ही कार्य करे। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो वो है अनुमानित समिति। यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययता
समिति के रूप में कार्य करती है और यह समिति अपनी आलोचना या सुझाव द्वारा सरकारी फिजूल खर्चों पर रोक लगाने का काम करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल, इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्राधिकार भारत सरकार है और पूर्ववर्ती एजेंसियां केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले इस बीपीएलआर का पूरा नाम क्या है? बीपीएलआर का पूरा नाम बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट है। बीपीएलआर का प्रयोग वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने में करते हैं। बैंक इन दरों का निर्धारण स्वयं करते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेता है क्या कहलाती है? तो वो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ही अन्य बैंकों से ऋण लेता है वह रिवर्स रेपो दर कहलाती है। एक्सचेंज दर किसी एक देश की करेंसी या किसी दूसरे देश की करेंसी या इकोनॉमिक जोन की करेंसी की तुलना में वैल्यू को एक्सचेंज करने की जो दर होती है वही एक्सचेंज दर कहलाती है। रेपो दर वह दर जिस पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अन्य कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है रेपो दर कहलाती है। निम्न में से क्या एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है? तो वो है समावेशी विकास। समावेशी विकास आर्थिक विकास है जो निष्पक्ष रूप से वितरित किया जाता है और ओईसीडी के अनुसार गरीबी को कम करने में मदद करता है। समावेशी विकास में बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच रखने वाले गरीब लोग शामिल हैं। एफडीआई का विस्तार क्या है? एफडीआई की फुल फॉर्म होती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जिसे अक्सर एफडीआई के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। एक व्यक्ति या एक संगठन द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसाय में किए गए निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो किया जाता है वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु किए जाने वाले सभी लेन देन शामिल होते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में है। सिडबी लघु उद्योग एवं विकास बैंक, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुई। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री सुब्रमण्यम रमन हैं। निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गईं? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में। भूतापीय ऊर्जा यह ऊर्जा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी का उपयोग करके उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित की गई। इनमें से एक परियोजना हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के पास पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी परियोजना पुगा घाटी, लद्दाख में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसे कहते हैं भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि मुंबई में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद रायचंद सहित 11 व्यापारी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा इसे 1956 में शेयर बाजार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। एनवोरिक इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो एडम स्मिथ द्वारा। एनबेरिक इन द नेचर एंड
कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी। वे एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे जो स्कॉटिश ज्ञानोदय के दौरान राजनीतिक अर्थव्यवस्था और प्रमुख व्यक्ति की सोच में अग्रणी थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पिता या पूंजीवाद का पिता के रूप में जाना जाता है। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? तो ये पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद का गठन 2010 में किया गया था। यह एक शीर्ष स्तर पर गैर संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो उस कर को कहते हैं प्रगतिशील कराधान। प्रगतिशील कर एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें कर की दर से कर की मात्रा में वृद्धि होती है। संक्षेप में यह एक कर प्रणाली है जिसमें कर की दर व्यक्ति को क्षमता के भुगतान पर निर्भर करती है, अर्थात उच्च कर उन लोगों से लिया जाता है जिनमें अधिक आय वाले करदाताओं से अधिक कर तथा कम आय वाले करदाताओं से कम कर वसूल किया जाता है। इसलिए करदाताओं को उनकी आय के स्तर के आधार पर विभाजित किया जाता है। जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहते हैं? इस दर को बैंक दर कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, बैंक दर कहते हैं। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसे कहते हैं किसानों से भोजन खरीदता है? वो है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम FCI खाद्यान्नों को खरीद और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य FCI किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 ईस्वी को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पैरा का पूर्ण रूप क्या है? पैरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पैरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये कानून को 1973 में संसद में इसको मंजूरी मिली तथा 1 जनवरी 1974 से यह अस्तित्व में आया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आपराधिक श्रेणी पैरा एक आपराधिक श्रेणी का कानून था जो भारत में पंजीकृत देशी और विदेशी दोनों संस्थानों व कंपनियों पर लागू होता है। आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एकत्रीकरण है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत की संसद में पेश किया गया था और 2003 में राजकोषीय प्रबंधन अंतरपीढ़ी इक्विटी सुनिश्चित करने और लंबे समय तक चलने वाली व्यापक आर्थिक स्थिरता और कुशल ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो वो राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं अपने उपयोग या उपलब्धता को दूसरे तक सीमित नहीं रखती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं स्वाभाविक रूप से भी उपलब्ध हो सकती हैं, हालांकि सीमांत आधार पर कुछ स्वयंसेवी व्यक्ति या संगठन उन्हें आपूर्ति कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, विज्ञापन, सड़क की बत्तियां, रेडियो या टेलीविजन का नेटवर्क आदि। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो वो है जमा स्वीकार करना। वाणिज्य बैंकों का मुख्य कार्य में 2 प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण उपलब्ध कराना। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई? तो वो रूस। जोसेफ स्टालिन ने
1928 में सोवियत संघ रूस में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। पंचवर्षीय योजना प्रत्येक 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजना एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाले पहले भारतीय राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर हो चुका है। मध्य प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की परंपरा को समाप्त कर दिया है और नया वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश नया वित्तीय वर्ष अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंकों को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD विश्व बैंक द्वारा प्रशासित एक विकास बैंक है। IBRD देशों की गरीबी को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय उत्पादों और नीति सलाह प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 189 सदस्य देशों के स्वामित्व वाला एक सहकारी बैंक है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को 79 वर्ष पहले हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये रॉबिन्स का कथन था। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरण का अध्ययन करता है। आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो उसे टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ आयात पर लगने वाले कर को टैरिफ कहलाते हैं। गैर निष्पादित संपत्ति NPA एक लोन या एडवांस है जो की अवधि के लिए कितनी अवधि यानी कि कितनी अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है? तो वो 90 डेज 90 दिन के लिए। गैर निष्पादित संपत्ति NPA एक लोन या एडवांस है जो 90 दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। भारत में पहली कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुई? तो 1861 में भारत में पहली कागजी मुद्रा प्रारंभ हुई थी। भारत में सबसे पुरानी कागजी मुद्रा निजी और अर्ध सरकारी दोनों बैंकों के साथ साथ जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार में जो 1773-75 और बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से 1832 द्वारा जारी की गई थी। वर्ष 1861 में कागजी मुद्रा अधिनियम भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार को कागजी मुद्रा बनाने और जारी करने का अधिकार दिया गया। GST भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। GST का पूर्ण रूप क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें अमेंडमेंट द्वारा वर्ष 2016 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में GST लागू किया था। GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो वो सरसों जायद की फसल नहीं है। जायद की फसलें इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। जायद की फसलें सामान्यतः उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज आदि की फसलें, ये सब जायद की फसलें हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक रही थी? तो वो रही थी 1951 से 56 तक। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ।
योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के शुभारंभ के साथ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया। एनपीसीआई का विस्तार क्या होता है? एनपीसीआई भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एकमात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो जो सीमेंट है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री 1904 में पोरबंदर गुजरात में स्थापित की गई, लेकिन सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में मद्रास में साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा स्थापित फैक्ट्री में शुरू हुआ। भारत का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत का सीमेंट उद्योग विश्व उत्पादन में लगभग 8% हिस्सा रखता है। सीमेंट का आविष्कारक जोसेफ एस्पडीन ने किया था। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें कौन सी हैं? म्यूचुअल फंड में जो शर्तें उपयोग की जाती हैं वो हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में म्यूचुअल फंड में उपयोग की जाने वाली शर्त है। ओपन एंडेड फंड ऐसी योजना है जो निवेशकों को लगातार अलग अलग यूनिट ऑफर करती है। क्लोज एंडेड फंड म्यूचुअल फंड है जो सीमित समय के लिए निवेशकों को नई इकाइयां प्रदान करता है। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? उत्पाद शुल्क राजस्व विभाग से संबंधित है। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार को राजस्व विभाग द्वारा वसूला जाता है। यह कर भारत सरकार द्वारा भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए प्रयोग की जाती हैं। वर्तमान में उत्पाद शुल्क वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर लिया गया है और जीएसटी कर एक प्रकार की ये भी एक अप्रत्यक्ष कर ही है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक स्थापित की जाने वाली उम्मीद है। कौन सी स्थापित की जाने वाली उम्मीद है? नियर आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित की जाने वाली एक उम्मीद है। WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है जिसकी राजधानी स्विट्जरलैंड में, मतलब कि स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। सदस्य देश इसके 164 हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नगोजी ओकोंजा-इवेला हैं। उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली LERMS का विघटन कब हुआ? इसका विघटन हुआ वर्ष 1993 मार्च 1993 में। भारत सरकार ने मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS की शुरुआत की। नई प्रणाली की घोषणा मनमोहन सिंह ने वर्ष 1992 के बजट में मार्च की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा की थी, जबकि इसका विघटन मार्च 1993 में हुआ था। विनिमय दर एक देश की मुद्रा बनाम दूसरे देश या आर्थिक क्षेत्र की मुद्रा का मूल्य होता है। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को क्या के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति। सामान्य मूल्य स्तर के एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर सतत अर्थात निरंतर और गैर मौसमी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति जब बहुत अधिक धन से बहुत कम माल खरीदा जाता है और धन की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, तब इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI
का मुख्यालय कहाँ है? तो वो नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो वो है एस.एम. तारापोर समिति। एस.एम. तारापोर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता, रंगराजन समिति गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा, बाई बी रेड्डी समिति आयकर छूट की समीक्षा, उर्जित पटेल समिति ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से संबंधित थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की? तो एनपीएफ को मंजूरी 2007 में प्रदान की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को 2007 में मंजूरी प्रदान की थी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई 2000 में की गई थी। इस नीति का प्राथमिक केंद्र बिंदु केवल कृषि पर नहीं बल्कि समग्र रूप से परिभाषित किसान पर था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीजेएल केलकर थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बीजेएल केलकर थे। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पास हुआ? वर्ष 2005 में ये पास हुआ था। आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम वर्ष 2005 में पास हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राज्यसभा के द्वारा 28 नवंबर तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर में पारित किया गया। इस अधिनियम को 23 दिसंबर में भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो वो कह लेते कैश रिवर्स रेशो यानी कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात। तो ऑप्शन ए इसका सही है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका होता है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो सीआरआर बैंकों के कुल डिपॉजिट का प्रतिशत है जिसे लिक्विडी कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों में वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय संबंधित है। और द्वितीय क्षेत्र जो विनिर्माण के काम से संबंधित है। और तृतीय क्षेत्र जो सेवा से संबंधित है। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यकता वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो वो है बालरस का नियम। बालरस का नियम एक बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति के अस्तित्व को दूसरे बाजार में अतिरिक्त मांग से मेल खाना चाहिए ताकि दोनों कारक संतुलित हों। ये है बालरस का नियम। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु 65 साल है। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में जुड़ने के लिए आयु की सीमा में बदलाव किए गए। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो एडम स्मिथ हैं।
वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय नहीं है? तो वो कौन सा है? कर का संग्रह करना राजस्व व्यय नहीं है। कर संग्रह एक अतिरिक्त कर है जो बिक्री के समय क्रेता से विशिष्ट वस्तुओं के विक्रेता द्वारा कर के रूप में एकत्र किया जाता है। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? उसका मतलब होता है आर्थिक वृद्धि। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ आर्थिक वृद्धि होता है। किसी देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, और आर्थिक वृद्धि केवल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का परिमाण बताती है। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विश्व मुद्राओं में विनिमय को विनियमित करने की विधि आईएमएफ द्वारा शुरू की गई। आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और अमेरिका में है। इसके सदस्य देश 190 हैं। वर्तमान इसके महानिदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो भारत का राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ सूती मिल सबसे अधिक है। महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित आधुनिक उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में हुई थी। पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? तो वो 28 अगस्त 2014 से शुरू की गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत, प्रेषण, ऋण, जमा खाता, बीमा, पेंशन वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी तथा शुभारंभ 28 अगस्त 2014 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। भारत में निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो वो कृषि सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कृषि अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सेवा क्षेत्र अर्थशास्त्र का तृतीय क्षेत्र है। निम्न में से मवेशियों को किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो वो ओंगोल। ओंगोल मवेशी एक स्वदेशी मवेशी नस्ल है जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पारंपरिक बैल लड़ाई में ओंगोल मवेशी भाग लेते हैं। 2002 के भारत में राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर बीरा एक ओंगोल सांड था। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर निगम कर नहीं है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार का वह कर है जो सरकार द्वारा मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता, जैसे कि सेवा कर, बिक्री कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प, मनोरंजन कर, मूल्यवर्धित कर, सीमा शुल्क और टोल टैक्स आदि। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित किससे है? तो वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध कराया जाता है। एमएसपी के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमतें कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और
प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिक समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देश को मानव विकास के 4 स्तर में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने प्रकाशित की थी। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी को पूर्ण रूप से क्या है? एक्सटेंडेड ड्यू डिलीजेंस या एनहेंडेड डिपॉजिट डिलीजेंस या एक्सटेंडेड डिपॉजिट डिलीजेंस या एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। तो इसका सही आंसर है इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है? तो इसका सही आंसर है मनरेगा, मनरेगा। मनरेगा 100 दिन की मजदूरी रोजगार पैदा करके आजीविका की गारंटी प्रदान करता है। यह काम करने का अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है और समावेशित को बढ़ावा देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ था। डब्ल्यूटीओ के अनुसार वस्तु एवं सेवा पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं को विश्व स्तर पर रूपांतरण करने की प्रक्रिया। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्यों की संख्या 164 है। इसके महानिदेशक नगोजी ओकोंजा इवेला है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1988 में उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 के अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है। यह क्या कहलाता है? तो एक खुली बाजार बिक्री योजना कहलाती है। भारतीय खाद्य निगम समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य करता है, जिसे खुली बाजार बिक्री योजना कहलाता है। एफसीआई मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। 2001 से 2011 में भारत की विकास दर कितनी रही? तो वो 17.64% रही। 2001 से 2011 तक भारत की विकास दर 17.64% थी। विकास दर पिछले वर्षों से तुलना करके उत्पादन में वृद्धि होने पर उसे विकास दर के रूप में देखा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया? तो वो हस्तशिल्प से संबंधित थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना हस्तशिल्प से संबंधित है, जिसमें कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया। यह योजना भारत की दूसरी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य व्यापक तथा समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007 में वर्ष 2012 तक चली थी। भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जीडीपी का निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा होता है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी किसी सामान की वह कीमत होती है
जिससे अधिक पैसे पर उसे बेचा नहीं जा सकता। कोई भी खुदरा दुकानदार किसी ग्राहक से सामान के बदले ज़्यादा से ज़्यादा एमआरपी के बराबर कीमत ले सकता है। निम्न में से कौन सी एक मंदी के कारण दिखाने वाला लक्षण नहीं है? तो वो है मुद्रास्फीति में उछाल। मुद्रास्फीति वह है जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। सरकार किसी क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र है। कोई भी संगठन जो सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कहलाता है। निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता होता है। बैंकों के लिए एक बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो तृतीय क्षेत्र। वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है और द्वितीय स्थान पर द्वितीय क्षेत्र है तथा तृतीय स्थान पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसकी सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक एचपीआई किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। भारत का आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक एचपीआई राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? प्राथमिक घाटे का अर्थ है राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। प्राथमिक घाटे को चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के बीच के अंतर के रूप में जाना जाता है। यह ब्याज को छोड़कर सरकार की उधार आवश्यकताओं को पंजीकृत करता है। निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो वो हैं अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन अल्फ्रेड मार्शल का है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल हैं। 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या है? कोपरा का पूरा नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यह एक्ट प्रत्येक उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपनी शिकायतों को उपभोक्ता फोरम में रखने के लिए अधिकार प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो वो बाजार मूल्य और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। भारत में राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी पदों में मापा जाता है।
किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को उस देश की जनसंख्या में भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है? तो वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जाएगा। साथ ही आंशिक नुकसान पर 1 लाख का बीमा दिया जाएगा। इस बीमे की राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ये वर्ष 2014 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर देश में परिवर्तित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह शेर है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करता है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली नोडल एजेंसी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया था। सरकारी एजेंसी NDC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही पूर्ण रूप है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए इसका गठन किया गया था। भारत का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है? तो वो 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह एक विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। 14 अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने की सुविधा उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत देश की अलग अलग मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? तो वो है 5 करोड़ रुपए। सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा की गई। इस योजना के तहत सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध करवाया या करवाने की कोशिश की जा रही थी कि वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी समुदाय पर परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक ढांचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लायक बना सकें। निम्न में से कौन सी फसल रोपकर उगाई की जाती है? तो चाय की, कॉफ़ी और काजू, इन तीनों की फसलों की उगाई रोपकर की जाती है। रोपण कृषि वाणिज्य खेती की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस कृषि में वर्ष भर एक ही फसल उगाई जाती है। इस कृषि के लिए बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के दौरान उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला, कपास आदि हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं उसे। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज रोपण किया जाता है। कुछ वर्षों तक जब
तक मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में झूम की खेती होती है। झारखंड में झूम कृषि को कुरबा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो भारत की जीडीपी की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा की जाती है। सीएसओ आंकड़ों का संग्रहण करता है तथा सांख्यिकी रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया, ये वर्ष 1997 में। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण योजना, भारत की सार्वजनिक राशन प्रणाली है जिसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए बाद व्यक्तियों को दिया जाने वाला कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण जैसे कि जीएसटी, सेवा कर, बिक्री कर आदि। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों में ऐसे कर शामिल होते हैं जिनका भुगतान आप सीधे सरकार को करते हैं। ये कर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं और इसलिए इसे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाता। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत दिया था ये डेविड रिकार्डो ने। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत डेविड रिकार्डी ने दिया। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत विभिन्न देशों में समान वस्तुओं की उत्पादन लागत में अंतर पर आधारित है। श्रम के भौगोलिक विभाजन और उत्पादन में विशेषज्ञता के कारण उत्पादन लागत देशों में भिन्न होती है। भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी वो वर्ष 1948 में। पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई। भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने एक उद्यमी और प्राधिकरण दोनों के रूप में औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को परिभाषित किया। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है, यह आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। आंतरिक मूल्य एक कंपनी स्टॉक करेंसी या मूल्य विश्लेषण के आधार पर प्रोडक्ट की अपेक्षित या गणना की गई वैल्यू है। किसी भी स्टॉक